असल में लॉर्ड माउंटबेटन पंडित जिसको कहा जाता है, क्योंकि इनका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके साथ बड़ा क्लोज अलायंस था। इंडिया आए 22 मार्च 1947 को, और उनको एक स्पेशल मिशन पे भेजा गया था कि उन्होंने सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स करना। जिस तरह आप ब्यूरोक्रेट बनते हैं, तो आप जो पुराने ब्यूरोक्रेट है, आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं, आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया और नया कमिश्नर आया, तो आप नए असिस्टेंट कमिश्नर को बाकायदा ट्रांसफ़र करते हैं चार्ज को, कि आज से मैंने अपना चार्ज, इस डिस्ट्रिक्ट का चार्ज जो है इस असिस्टेंट कमिश्नर के किया, और आप आगे जाते हैं। आपका भी इसी तरह होता है, ये चेंज करते हैं। इसी तरीके से माउंटबेटन को भेजा गया कि आपने ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज करना है, कि अब से आपने जो है इंडिया जो है वो हिंदू संभालेंगे और जो है वो सारे। लेकिन यहाँ पे हमारा फिर आपका आता है 13th प्लान के अंदर ये डिफाइन किया गया कि कैसे बाउंड्री कमीशन बनेंगे। बाउंड्री कमीशन के अंदर जो है हमारी बताया गया कि कैसे कैसे होगी बाउंड्री कमीशन। कौन चला रहा था हमारा? रेड क्लिफ आया, तो उसकी जिम्मेदारी ये थी कि उसने बाउंड्रीज़ को विजुअली करना है, लेकिन कोई मैप नहीं ड्रॉ किए गए, कोई चीज़ें नहीं देखी गई। वो बैठा होता था जनाबे वाला दिल्ली के अंदर। पार्टीशन का मसला आया बंगाल के और आपके पंजाब के। क्यों? आपका NWFE बलूचिस्तान और सिंध ये तो अलहदा बन चुके थे और मुसलमान मेजॉरिटी थे। बाकी उधर के जो सूबे थे आपके कलकत्ता, तमिलनाडु, UP, CP, ये सारे हिंदू मेजॉरिटी थे। तो अब मसला है बंगाल का और पंजाब का, क्योंकि इनको करना था डिवाइड। ये पंजाब पूरा मुसलमानों का नहीं था, पूरा हिंदुओं का नहीं था, सेम इज़ द बंगाल। तो इन दो सूबों को डिवाइड करना था। इन दो सूबों को डिवाइड करना था ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी पे, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर या किस सिटी के अंदर कौन मुसलमान ज़्यादा हैं, किस में कम है, उसकी बेस के ऊपर हम इनको डिवाइड कर देंगे। वो एक भी दफ़ा ना पंजाब आया ना बंगाल का, वो दिल्ली में रहता था। डेली यहाँ के जजेस की जिम्मेदारी थी, वो सारी रिपोर्ट कलेक्ट करते थे, पॉपुलेशन कंसेंसस करना था, और वो कंसेंसस की डेली रिपोर्ट्स भेजते थे बाय एयर, डाक बाय एयर आपके दिल्ली के पास, के देख लो आज की ये प्रोग्रेस है। तो फिर भी हमें जब अनाउंस किया गया प्लान, जो हमारा फाइनल प्लान था, वो जब 10 को अनाउंस करना था, लेकिन 10 की बजाय अनाउंस किया गया 13 को। मोनोपोली चलाई गई, क्योंकि बीच में जो हमारे पास बहुत से ऐसे मुस्लिम मेजॉरिटी के शहर थे जो हमारे पास आना था, लेकिन वो इंडिया को गिफ्ट कर दिए गए। नंबर 1 इज़ कलकत्ता, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि कलकत्ता की पोर्ट उस वक्त पूरे इंडिया की सबसे बड़ी पोर्ट थी, और हम इतना बिजनेस कर सकते थे उससे कि हम रातों रात अमीर होते। नंबर 1 कलकत्ता दिया गया। उसके बाद आपके जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, जिसके अंदर हम बात करते हैं फिरोज़पुर की, फिरोज़पुर इंडिया को दिया गया। क्यों? हालांकि हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन उसके अंदर ज़्यादा थी। फिरोज़पुर के अंदर उस वक्त इंडिया की वाहिद एम्यूनेशन फैक्ट्री थी, असला बनाने वाली वाहिद फैक्ट्री पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, वो किधर थी? फिरोज़पुर उसको दिया गया। उसके बाद तीसरी जो हमारे साथ अट्रॉसिटी की गई, वो गया आपका गुरदासपुर। गुरदासपुर जानबूझकर इंडिया को दिया गया ताकि वहाँ से इंडिया को रास्ता मिल सके कश्मीर तक जाने का। अगर गुरदासपुर पाकिस्तान का होता, गुरदासपुर के पीछे कश्मीर था, तो गुरदासपुर ही अगर हमारे पास होता, तो इंडिया को बाय लैंड रास्ता ही ना मिलता कश्मीर तक का, और कभी कश्मीर इशू बनता ही ना। तो गुरदासपुर, जलंधर, फिरोज़पुर, अम्बाला एंड कलकत्ता, ये 5 स्टेट्स थी जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी मोर देन 55% थी, बट उसके बावजूद ये इंडिया को एज अ गिफ्ट कर दिए गए। और 13 को जो है हमें जब अनाउंस किया गया, तो कायदे में कहा कि दिस इज़ द बुचरी, फिजिकल बुचरी ऑफ द मुस्लिम्स, द कमीशन हैज़ बीन बाइज्ड एंड इट्स अ टेरिटोरियल मर्डर। कि आप देखो क्या किया करतारपुर के साथ इन्होंने, क्या किया। अब करतारपुर पता है सिखों का है, तो थोड़ा सा बाउंड्री चेंज करके सिखों को दो, वो पाकिस्तान में डाल दिया। कि सिर्फ जंग लड़ते रहे एक दूसरे के साथ, कभी पीस में जाना। अंग्रेज़ का ये दिमाग कि ऐसे हमें फॉरएवर वॉर में डाल दिया कि हम अभी तक उस वॉर से बाहर नहीं आ सके। अभी तक हम, हालांकि वो कौम है इंडिया, हिंदू और मुसलमान, ठीक है कन्फ्लिक्ट में रहे, लेकिन हम 800 साल साथ रहे, बल्कि शायद 1000 साल ही साथ रहे। मोहम्मद बिन कासिम जो है इधर 712 में इस्लाम लेके आए, उससे पहले हम हिंदू थे। मुसलमान मतलब कि 712 से लेकर और 1857 तक 1100 साल हम साथ रहे। जैसे भी रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, आपकी ये चीज़ों को आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके फैमिली के अंदर भाइयों के दरमियान भी तकलीफें होती हैं। बल्कि सिर्फ 1200 साल है, 1947 में जाके 1857 में वो हो गए ना सर, लेकिन फिर भी हाँ, तो आते रहे हैं ना, साथ ही रहे हैं ना, साथ ही। मतलब तो 1100-1200 साल जो हम साथ रहे हैं, तो डेट वाज नॉट समथिंग, बट इम्प्लांट की गई हमारे अंदर ये सारी चीज़ें जानबूझ के, और ताकि हम जो है एक साथ आगे आने वाले वक्त में ना रह डिवाइड एंड रूल वाली उनकी मोनोपोली पूरी तो होनी थी। डिवाइड एंड रूल, वाइटमैन बर्टन थ्योरी ऑब्वियसली, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्री पार्टीशन हिस्ट्री। 1947 14 अगस्त 27 रमज़ान को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा किधर लहराया गया था? कराची।
फ्रांस। क्यों का मैं क्या जवाब दूं? वहाँ पे हम स्काउटिंग की हमारी टीम गई हुई थी फ्रांस के अंदर, बॉय स्काउट की। जब वहाँ से ऐलान हुआ कि पाकिस्तान बन गया तो उन्होंने अपनी पगड़ी का जो है रेड ग्रीन कपड़ा उसके ऊपर चांद बना के, तो वहाँ पे पहली दफ़ा पाकिस्तान का जो परचम जो है वो लहराया था। मतलब पहली दफ़ा पाकिस्तान का परचम कब और कहाँ पर जो है लहराया गया पाकिस्तान इंडिया से बाहर, तो वो फ्रांस है। ठीक है, इंडिया में कब, मतलब पाकिस्तान में कब? वो तो बहुत मल्टीपल जगहों पे क्या हो गया, इतनी ज़्यादा हमारी कम्युनिकेशन लाइंस अच्छी नहीं थी। तो होगी कंप्लीट। प्री पार्टीशन जो है, अगर हम पाकिस्तान अफेयर के हवाले से देखें तो 3 से 4 सवाल, 3 सवाल तो पक्के हैं ना, वो इधर से पिक करता है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपके वो 3 सवाल बहुत अच्छे तरीके से हल हो सकते हैं। इसके अंदर जो हमारा शिमला डेपुटेशन है, दिल्ली प्रपोज़ल है, इसको आप तैयार कर लें। कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ हैं, फिर ओवरऑल राइज़ ऑफ आपका मुस्लिम नेशनलिज़म कैसे राइज़ किया, उसके पॉइंट्स हैं। फिर हमारे 3 पर्सनैलिटीज़ जो हैं, सर सैयद अहमद ख़ान, शाह वली उल्लाह और आपके मुजद्दिद अली थानी, इन 3 पर्सनैलिटी को तैयार करने में से एक पर्सनैलिटी वो दे देता है। तो अगर इसको तैयार करते हैं तो 3 सवाल आपके मैक्सिमम यहाँ से इजीली वाइंड अप हो जाएंगे। बाकी 3-4 सवाल वो करंट में से देता है, या पोस्ट पार्टीशन कोई कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वो दे देता है, तो वहाँ से आपको बाकी तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आप बात करें तो 1 पेपर की जीके की, तो जीके के अंदर कम से कम हमारे 7-8 MCQ, बाज़ का 10 MCQs भी देखे गए हैं ऑन एवरेज, वो प्री पार्टीशन के एरा से आते हैं, जिसके अंदर वो पूछता है कि मंटो मॉडल रिफॉर्म्स कब आए, शिमला डेपुटेशन कब आया, डेट्स ज़्यादा पूछता है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ, मोपीला रिवॉल्ट कब हुई, आपकी हाक्सर इंसिडेंट कब हुआ, छोरा चोरी इंसिडेंट कब हुआ, ये सारी चीज़ें वो ज़्यादा डेट्स पूछता है। 2-4 फैक्ट्स अगर पूछे भी तो मतलब कि अगर मॉन्टेक रिफॉर्म्स के अंदर क्या हमारी कॉनोटेशन थी सीट्स की, वो बहुत कम पूछता है। तो 8 से 10 MCQ जो है वो प्री पार्टीशन से लाजमी आपके जीके के पेपर में भी आते हैं। एनीथिंग एल्स? This is all for today. Take care, stay tuned, and we will continue inshallah ta'ala with post partition, special focus on the constitution development of Pakistan. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए जोश व जज्बे और नए तैयारी के फॉर्मेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।